वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। वो अपने छोटे से क्लोजेट में पहुंची जिसमें वह रहती थी, एक नई उम्मीद के साथ। मेज पर कुछ दिनों पुराना पानी का पिचर रखा था। उसने उसे उठाया और लालची तरीके से पी लिया। उसके होठों से एक लंबी सांस निकली। उसने अपनी आंखें बंद की और पालत पर बैठ गई। यह इतना आरामदायक था कि वह उस पर सो जाना चाहती थी और पिछले 3 दिनों को भूल जाना चाहती थी। उसका शरीर पूरी तरह से दर्द में था और उसकी त्वचा जलती हुई लग रही थी, लेकिन उसके पास एक भी क्षण बर्बाद करने का समय नहीं था। वह उठी और कॉमन बाथरूम्स में नहाने चली गई। इस समय बाथरूम आमतौर पर खाली रहता था, क्योंकि सभी अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते थे, इसलिए यह पूरा समय उसे अकेले मिला। तान्या ने अपनी साबुन की आखिरी बूंदों का इस्तेमाल खुद को साफ करने के लिए किया। उसने अपने उलझे हुए बाल अच्छी तरह धोए और दुर्गंध और किसी भी स्कैब्स को हटाने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी इस्तेमाल किया। फिर वह अपने कमरे में भागी और अपनी चीजें एक छोटे बैग में पैक की। उसने अपनी सबसे अच्छी पोशाक चुनी, एक फटी हुई ग्रे रंग की कॉटन यूनिफॉर्म जो सफेद पेटिकोट पर पहनी जाती थी। काम खत्म होने के बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खाने की तलाश में चली गई। रसोई मुख्य मठ में थी। रसोई में 2 कुक्स थे, एक बूढ़ी और भारी महिला अहरा जो हेड कुक भी थी, और एक बहुत छोटा लड़का जो धीरे आवाज में बातचीत कर रहे थे। आग पर बर्तन लटकाए गए थे, जिससे ताजा स्टू की खुशबू उठ रही थी। यूटेंसिल्स काउंटर पर बिखरे हुए थे और कुछ सिंक में पड़े थे। युवा लड़का सब्जियां काट रहा था और अहरा से बात कर रहा था। तान्या, तुम कितनी दुखी आत्मा हो, अहरा ने तान्या को देखकर चिल्लाया। अहरा पूरे रास्ते तान्या तक कूदी और उसे जोर से गले लगा लिया। उसका भारी बुज़ुम उसके ऊपर दब गया। तुम कहाँ थी, उसने चिंतित आवाज में पूछा, तान्या से खुद को हटाकर। उसने उसे वुडन टेबल पर बैठने के लिए खींचा। और तुम एक भूत की तरह पीली लग रही हो, उसने युवा लड़के को आदेश दिया कि तान्या के लिए खाना लाए। तान्या ने तेजी से खाना खाया, उस एकमात्र व्यक्ति की बात सुनते हुए जिसने उसके पूरे जीवन में कभी उसके लिए चिंता दिखाई थी। ये दिल को छू लेने वाला था। धन्यवाद अहरा, उसने मुस्कान के साथ कहा। खाने के बाद उसने उसकी चीख पर चुंबन दिया और रसोई से बाहर भागी। मैं 7 सन्स के बाद वापस आऊंगी और फिर हम बात करेंगे। अहरा ने सिर हिलाया जब उसने उसे भागते देखा। वो बच्चे को बेहद प्यार करती थी। ये गरीब बच्चा अनाथ थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब मेनकर ने उसे पहली बार लाया था तो वह डर से भरी नजरों से इधर उधर देखती थी। मेनकर ने उसे अपनी लाइब्रेरी में ले गया और उसने बच्चे की चीखें सुनी, लेकिन हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि शेमन डार्क आर्ट्स में निपुण है। वह जानती थी कि वह उसे अपनी स्लेव बनाएगा। उसने उम्मीद की थी कि तान्या अंततः अपना वुल्फ दिखाएगी, लेकिन लड़की ने कभी वुल्फ के कोई संकेत नहीं दिए और न ही वुल्फ की खुशबू थी। अहरा जानती थी कि तान्या डूम्ड थी। वह अक्सर लेफ्टओवर्स रखती और उन्हें तान्या और अन्य बच्चों को देती। वह जानती थी कि वुल्फलेस बच्चे जैसे वह शायद ही कभी पूरा खाना पाते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि मठ के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, बल्कि इसलिए कि हाई प्रीस्ट की ऐसी बच्चों के बारे में ट्विस्टेड नोशंस थीं। वह उन्हें नफरत करता था। अन्य कोई भी प्रीस्ट उसके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता था। उसने कभी किसी वुल्फलेस व्यक्ति को अपना स्लेव नहीं बनाया, फिर भी उसने तान्या को बना दिया। यह एक रहस्य था जिसमें वह खुद गहराई तक नहीं जाना चाहती थी। जब तान्या हाई प्रीस्ट के आवास के सामने कैरेजवे पर पहुंची, उसने देखा कि वह बाहर नहीं आया था और कोई कैरेज मौजूद नहीं थी। इसलिए वह एक ओक ट्री की छाया में खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। सूर्य पश्चिम की ओर झुका हुआ था जब मेनकर बाहर आया। एक कैरेज जिसमें नीले पर्दे थे और जिसे 2 ब्राउन और व्हाइट हॉर्सेस खींच रहे थे, उनका इंतजार कर रही थी। तान्या कैरेज के पास गई और सिर झुकाकर कैरेज में कदम रखने की अनुमति के लिए प्रतीक्षा करने लगी। मेनकर ने अपने 2 रिटेनर्स की ओर इशारा किया जो घोड़ों के पास खड़े थे। उनमें से एक ने एक विशाल ग्रे उल्लू लाया। मेनकर ने उल्लू को अपने फोआर्म पर बैठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उल्लू ने पंख फड़फड़ाए। उसने उसके पंखों को धीरे से सहलाया। नूमिया, मेरा संदेशवाहक, उसने तान्या की ओर देखा। वो मुझे संदेश वापस लाएगा, इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम हर रात पैलेस के एप्पल ऑर्चर्ड्स में हो। हाँ मास्टर, उसने अपना हाथ उठाया ताकि उल्लू उड़ सके। वह आकाश में मंडराया, मोनेस्ट्री के एस्पन्स और ओक्स के ऊपर 2 बार घूमते हुए फिर पूर्व की ओर उड़ गया। कोचमैन ने मेनकर के लिए दरवाजा खोला और वह अंदर गया। जब तान्या अंदर गई, उसने कोचमैन की धीमी ग्राउल सुनी, जो उसके हाई प्रीस्ट के साथ उसी कैरेज में यात्रा करने के प्रति उसकी नफरत दिखा रही थी। क्या मैं उसे मेरे साथ बैठाऊं, मालिड, उसने सुझाव दिया, उसे पीछे पकड़ते हुए। तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, मेनकर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आदमी ने ग्रिमस किया। उसने तान्या के पीछे दरवाजा बंद किया और ड्राइवर की सीट पर कूद गया। उसने सर्वेंट्स की फुसफुसाहट सुनी जब उन्होंने लगेज पीछे लोड किया। उसने अपने छोटे बैग को मजबूती से पकड़ा। जैसे ही कैरेज चलना शुरू हुई, तान्या घुटनों में झुकी रही। उसकी आंखें उसके लैप में टिक गईं, जबकि मेनकर बाहर खिड़की से देख रहा था। उसका चेहरा ठंडा था। क्या तुम डर रही हो, मेनकर ने कहा जब उन्होंने सेटिस के आउटस्कर्ट्स के पास पहुंचते हुए पर्दे बंद किए। शाम हो रही थी और वे थिक एस्लाम फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। तान्या एक कवच मिशन पर जा रही थी।
वो डर न क्यों थी, चारों ओर से उसकी गर्दन पर तलवारें लगी थीं। धीरे से उसने अपना चेहरा उठाया और उसे देखा। अगर मैं डर नहीं हूँगी मलर्ड, तो मैं मूर्ख हूँगी, उसने उत्तर दिया। अच्छा, मेनकर ने टिप्पणी की, अगर उन्हें पता चला कि तुम स्पाई हो तो वे तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के मार देंगे और प्योर स्पाइट में सेटिस के साथ कोई संबंध खत्म कर देंगे। मेनकर हंसा। उसने अपने कोट के नीचे से एक आइवरी हिल्ट वाला डैगर निकाला और उसे तान्या को दे दिया। जब तान्या ने उसे हाथ में लिया तो उसे एहसास हुआ कि हिल्ट ब्लडस्टोन से बनी थी, जिसे टीयर ड्रॉप के आकार में उकेरा गया था। हाथों में ब्लडस्टोन का एहसास इतना तीव्र था कि उसका पूरा शरीर झंझना उठा। उसने सोचा, उसने उसे डैगर क्यों दिया? यह एक बेकार का बोझ था। धन्यवाद, यह मेरी मदद करेगा। मेनकर हंसा। ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? उसे महसूस हुआ। उसने उसे शीट से निकाला और घुमाया। ब्लेड तेज नहीं था, उसे कभी सोल्जर के रूप में ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसलिए उसके मूवमेंट्स सुस्त थे। हिल्ट हड्डी से बनी है। एक बार फिर एक अजीब सा एहसास उसके शरीर में दौड़ गया। मेनकर ने अपनी आंखें तिरछी कर ली। अगर तुम पैलेस से बाहर निकलकर कम्युनिकेट नहीं कर सकती तो भागो, पीछे मत रुको। जो भी ज्ञान तुमने हासिल किया है उसके साथ वापस लौटो। उसने सिर हिलाया और डैगर की लोहे की सतह पर उंगली चलाकर उसे महसूस किया। उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन ये हाथ में अच्छा लग रहा था। वो बिना अपना टास्क पूरा किए वापस लौटने का इरादा नहीं रखती थी। हालांकि वे सभी दोपहर में रिव्यूलेट के पास लंच करने के लिए रुके थे, मेनकर ने अपने लोगों को निर्देश दिया था कि वे केवल आवश्यक होने पर ही घोड़ों को आराम देने के लिए रुकें। वो ड्रका पैलेस पहुंचने के लिए जल्दी में लग रहे थे। जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा हुआ, ठंड उसके कपड़ों में प्रवेश कर गई। तान्या सोना चाहती थी, लेकिन कड़ाके की ठंड ने यात्रा के अधिकांश समय उसे जागृत रखा। पिछले रात की बारिश ने जंगल में घने बादल ला दिए थे। धुंध कैरेज में दरारों से घुसकर उसके एंकल्स को सहला रही थी। उसने खुद को गर्म करने की उम्मीद में एक और यूनिफॉर्म निकाला। जब एल्टानीन पैलेस लौटा, उसने देखा कि जगह एक्टिविटी से भरपूर थी। उसकी छाती में फ्रस्ट्रेशन की गड़गड़ाहट हुई और अनीज उसके अंदर फैल गई। उसने अपनी छाती को रगड़कर रेस्टलेस फीलिंग को शांत किया। सेवक उत्साह से अपने कर्तव्य निभा रहे थे। वो उन्हें मर्मरिंग करते और उसे समझदार नजरों से देखने के लिए सुन सकता था। वे किंग बेहम और प्रिंसेस मोरवा के दोपहर तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा पैलेस जानता था कि वो मोरवा से शादी करने जा रहा है, या शायद उसके पिता ने पहले ही घोषणा कर दी थी। वो अपने यूजुअल स्काउट के साथ कॉरिडोर से चलता हुआ गया। वो उस लड़की का सामना करना चाहता था जिसने उसे छोड़ दिया था और उसे बुरी तरह हिलाना चाहता था। अगर वो उसे फिर कभी अपनी लाइफटाइम में देखता तो वो निश्चित रूप से उसका इंटेरोगेशन करता, उसे हिलाता और शायद उसे डार्क डंजन्स में डाल देता, फिर पूछता कि वह क्या कर रही थी। शायद उसे चेन्स में बांध देता, या शायद उसे अपने बेड से जोड़ देता। मोरवा से शादी करने के निर्णय के बाद भी उसका उस पर ऑब्सेशन बढ़ रहा था। हर दिन और रात के साथ वो उसे चाहता और बेहद चाहता था। कोई शराब उसके दिमाग में उसके बारे में थॉट्स को रोक नहीं पा रही थी। उसने खुद को कर्सस किया कि उसने उसके फेस पर लगे गोल्डन मास्क को फाड़कर नहीं देखा कि वह कौन है। उसने खुद को और कर्सस किया कि उसने उसके व्हाइट गाउन को फाड़कर उसकी नग्न शरीर को महसूस नहीं किया। इस विचार से ही उसकी बुरी इच्छाएं उसके ग्रॉइन में दौड़ने लगी। जब एक सर्वेंट उत्साह से हंसा तो उसने उसे इतनी तीव्रता से देखा कि वो झिझक गई। एल्टानीन लाइब्रेरी तक चला गया। कमरा बड़ा था और इसमें टॉल वुडन शेल्व्स थे जो सीलिंग से जमीन तक फैले हुए थे और 3 साइड्स को ढक रहे थे। सफेद और गोल्ड का रग उसके पैरों के नीचे नर्म लग रहा था। सुबह की धूप मलियंट विंडोज से छनकर कमरा हल्के प्रकाश में रोशन कर रही थी। वह सीधे अपनी टेबल के पीछे के शेल्फ की ओर गया और एक ग्लास विंडो खोला जिसमें एक छोटा वुडन ड्रैगन रखा था। उसने ड्रैगन को घुमाया और एक पैनल बाईं ओर हिलते हुए ग्रोन करने लगा। दाईं ओर एक छोटी दूर खुल गई। एल्टानीन ने अपने बूट्स उतारे और रॉयल फैमिली के लिए ही एक्सेसिबल गार्डन में कदम रखा। उसने मेस्मराइजिंग गोल्डन एप्पल ट्री को देखा जो धुंध में लिपटा हुआ था। सेब चमक रहे थे, कुछ जमीन पर गिरे सेब लाल और भूरे हो रहे थे। वृक्ष की सुंदरता ने उसकी सांसें रोक दी। एक एन्चांटिंग डीप एमरल्ड ग्रीन ड्रैगन टाइट लपेटा हुआ था। उसके स्पाइक्स डिम मॉर्निंग लाइट में भी चमक रहे थे। स्मूथ ब्लैक स्पाइक्स जो उसकी नाक के बीच से शुरू होकर सिर के केंद्र तक जा रहे थे, ऊपर जाते हुए लंबे और तेज हो गए। जैसे ही उसने अपने प्रोटेक्टर को महसूस किया, उसने अपना सिर उठाया और एक हफ निकाली, उसे छूने की अनुमति देते हुए। एल्टानीन ने ड्रैगन का सिर छुआ, लेकिन उसकी हाथ ड्रका की रेखा से गुजर गई। ड्रका स्पिरिट ने उसकी छूने पर हिस किया। यही एक जगह थी जो उसे और उसकी बीस्ट को शांत करती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ग्रास की शाप, ड्यूई खुशबू और एप्पल्स की मीठी और टैंगी खुशबू सूंघी। एल्टानीन अपने बेडचेम्बर पहुंचा जहां उसके सर्वेंट्स पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उसने उसकी यादों को भूलकर बात लिया। सर्वेंट्स ने उसे क्रिम्सन और व्हाइट ट्यूनक पहनाई जिसमें चेस्ट पर गोल्ड में ड्रैगन का एम्ब्रॉयडरी था। उसके शोल्डर्स पर व्हाइट फर की केप लटकी हुई थी और स्वॉर्ड उसके साइड में शीथ में था। हिल्ट एमरल्ड्स और डायमंड्स से ड्रैगन के आकार में जड़ा हुआ था। स्वॉर्ड उसके एंसेस्टर्स का था। इसका नाम वास्किल था। उसने इसे अपनी सभी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया था और यह कभी असफल नहीं हुआ।
एल्टानीन थ्रोन हॉल की ओर गया, जहां वह किंग बिहम और उसकी बेटी का स्वागत करने की उम्मीद कर रहा था। वह चाहता था कि राइजल उसके साथ होता, लेकिन वह शायद सब कुछ टालने के लिए देर तक रुकेगा और दोपहर से पहले लौटेगा। जब वह थ्रोन हॉल पहुंचा, उसने गार्ड्स को प्रिंसेस मोरवा को अंदर न आने देने के निर्देश देने का मन किया। उसने अपनी फुलिश थॉट्स को एक पल के लिए रोका और सिर हिलाते हुए थ्रोन हॉल में प्रवेश किया। तुरंत सभी काउंसलमैन उठे और झुक गए। उन्हें एक्नॉलेज किए बिना वह उनके बीच से एरोगेंट होकर अपने थ्रोन पर बैठा। बैठते ही उसने डार्क आइज से सभी को स्कैन किया। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर कोई उसकी शक्ति महसूस कर सकता था। उनके चेहरे वही थे जो उसने सालों में देखे थे, स्कार्ड, कोल्ड, मसल्स अधिक और दिमाग कम, और मसी की कोई झलक नहीं। हर नोबलमैन फाइन क्लोथ्स और डेकोरेटिव सॉर्ड्स पहने हुए थे। उनके पास गार्ड्स खड़े थे। कोई भी उसकी नजर से मिल नहीं सकता था। फफनीर उसकी दाईं ओर खड़ा था, स्लीवलेस ट्यूनिक में, अपने मसल्स और शक्ति दिखाते हुए, लंबा ब्राउन बाल बन में बंधा हुआ। उसके आर्म्स इतने बल्ज कर रहे थे कि लगता था वह पत्थर को पाउडर में बदल सकता है। कोई सोच सकता था कि वह खतरनाक है, जो वह था, लेकिन उसका टैन फेस देखने में रादा प्लेजेंट था। उसका डमीना ही लोगों को दूर रखता था, साथ ही उसका किंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुए और आवर्स जल्दी बीत गए। ये दोपहर तक नहीं था कि एंट्रांस पर गार्ड ने अनाउंस किया, योर हाइनेस और रॉकीज, किंग बिहम ऑफ द पेगसी किंगडम और उसकी बेटी प्रिंसेस मोरवा पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले पेगसी किंगडम। मोरवा अपने कमरे में खड़ी थी और अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। उसकी नौकरानियों ने उसे एक गॉजी क्रिम्सन गाउन पहनाया था, जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। गाउन के अंदर की क्रिम्सन सिल्क शिफ्ट उसकी जांघों तक गिर रही थी और उसके लंबे पैर लाल वॉइल के नीचे दिख रहे थे। उसने अपने कर्ली सैंडी ब्राउन बालों में उंगली फंसा दी और अपनी रेड कोल्ड आंखों को ब्लिंक किया। उसके बाल सामान्यतः इतने सीधे थे कि उसे आर्टिफिशियल कर्ल्स बहुत पसंद थे। उसके चेहरे की बनावट उसकी माँ जैसी थी। उसकी छोटी ऊपर उठी हुई नाक गोल चेहरे पर सेट थी। उसकी क्लेफ्ट चिन और हेजल आंखें उसके पिता जैसी थीं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मलाडी, उसकी हैंडमेडन सिंथिया ने कहा, मोरवा के प्रतिबिंब को देखते हुए मुस्कुराते हुए। राजकुमारी को तैयार करने में सिंथिया को पूरा सुबह का समय लगा। सिंथिया एक स्लेंडर लड़की थी, जिसकी नैरो आंखें और डार्क बाल थे, जो नीटली बन में बंधे थे। मुझे पता है, मोरवा ने घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया और अपने कर्ल्स को कंधे के पीछे फ्लिक किया। यह अफवाह थी कि वह दोनों किंगडम्स में सबसे सुंदर लड़की थी। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। उसने अपना बायां पैर आगे रखा और सिंथिया तुरंत उसकी सिल्क सैंडल उठाकर उसके पैर में डाल दी। जब उसने दूसरी सैंडल लेने के लिए मुड़ी, मोरवा ने उसे हल्का सा किक किया। क्या तुम दोनों एक साथ नहीं रख सकती थी? माफ कीजिए, मलाडी, हैंडमेडन ने कहा और संतुलन पाते हुए दूसरी सैंडल उठाकर उसके दूसरे पैर में डाल दी। हम्फ, ये वुल्फ-लेस स्लेव्स, मोरवा ने गुस्से में कहा। मोरॉन्स। उसने अपने बेड चेम्बर से बाहर कदम रखा, जबकि सर्वेंट सिर झुकाए, हाथ सामने जोड़े खड़ी रही। आज उसे कोई स्लैप या किक नहीं मिला, इसलिए उसने खुद को लकी माना। मोरवा अपने पिता किंग बिहम के ऑफिशियल चेम्बर्स की ओर बढ़ी। गार्ड ने उसे बताया था कि उन्हें तुरंत उसे देखना है। मोरवा पहले ही जानती थी कि वह क्यों उसे देखना चाहते हैं। उसकी माँ सिरा ने पहले ही बताया था कि वह अरानिया के सबसे पावरफुल किंग की ब्राइड बनने जा रही है। खैर, उसने इससे कम की उम्मीद नहीं की थी। फादर, उसने चेम्बर में प्रवेश करते हुए किंग बिहम को झुककर संबोधित किया। बिहम ने अपनी एकमात्र बेटी की ओर देखा और अपना क्विल रख दिया। अल्फा और रॉकीज ने हमें बुलाया है, उन्होंने कहा और चेयर में झुकते हुए। वह अपने बेटे किंग एल्टानीन से तुम्हारा विवाह चाहता है। हाँ फादर, उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा। इसका मतलब था कि अगर वह कभी अपना मेट पाए तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। मोरवा ने देखा और सुना था कि मेट्स कैसे होते हैं, लेकिन वह इसकी चिंता नहीं करती थी और न ही उसे इस बॉन्ड की समझ थी। उसके माता पिता मेट्स नहीं थे। उसकी माँ ने अपना मेट पाया और उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर उसके पिता से शादी कर ली। सिरा ने उसे बताया था कि रॉयल फैमिलीज अपने मेट्स के प्रति सेंटिमेंटल नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि मून गॉडेस उन्हें परफेक्ट मेट के साथ जोड़े। अगर गॉडेस ने उन्हें ओमेगा या स्लेव के साथ जोड़ा, रॉयल बच्चों को कभी भी किसी नॉन रॉयल से शादी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अलायंसेस, ट्रीटीज या किंगडम की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से शादी करनी थी। रॉयल्स किसी के साथ मस्ती कर सकते थे, लेकिन वे रॉयल फैमिली के बाहर बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे। ये केवल एम्बैरसमेंट नहीं बल्कि ऐसा था जिसे कई रॉयल्स वेंचर करने से डरते थे। लेकिन कुछ प्रिंसेस और प्रिंसेसेस टेम्पटेशन में पड़ जाते थे। तैयार हो जाओ, हम कल सुबह जल्दी शुरू करेंगे, बिहम ने कहा और उसे उसकी रेवरी से बाहर निकाला। हाँ फादर, उसने झुककर जवाब दिया और जाने ही वाली थी कि उसके पिता ने उसे रोका। तुम्हें बेहतर होगा कि हम निकलने से पहले अपना टेम्पर छोड़ दो, उसके पिता ने ग्राउल के साथ चेतावनी दी। मोरवा का टेम्पर लेजेंडरी था। ऐसा लगता था कि उसे इसे कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी। एरोगेंट और हॉटी, किंगडम में शायद ही कोई ऐसा था जिसे वह अपने माता पिता के अलावा रिस्पेक्ट करती हो। और क्यों करती, वे सभी उसे सर्व करने के लिए थे, है ना? एकमात्र लड़की जो उसके करीब थी वह सिंथिया थी। हाँ फादर, उसने फिर से झुककर जवाब दिया और चली गई। नाश्ता करने के बाद मोरवा के पास करने के लिए कुछ नहीं था।
वह अपने पसंदीदा स्थान ट्रेनिंग अरेना गई, जहां सबसे अच्छे वॉरियर्स ट्रेन होते थे। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी जो टॉल एश ट्रीज से घिरी हुई थी, जिनकी चमकदार छाल थी। उसकी हैंडमेडन उसके पीछे गई। ट्रेनिंग सेंटर में 10 से अधिक वॉरियर्स नहीं थे। जब उसने दूर खोला तो सभी ने अपने काम रोक दिए। मोरवा अपने हंस हिलाते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की ओर बढ़ी। उसने अपनी उंगलियां उसके पसीने से भीगी नेकेड चेस्ट पर रखी और उसके बालों की धूल को नेवल की ओर ट्रेस करते हुए लोहस की वॉइस में पूछा, कैसे हो मिज़वा? मिज़वा का चेस्ट उसकी हर छूने पर उठता और गिरता। वह एक्वला का टॉप वॉरियर था। वो उसे चाहता था और उसकी छोटी उंगली पर लिपटा हुआ था। इतना अच्छा नहीं, उसने रास्ट। मोरवा ने अपनी आईलैशेस के नीचे से उसे देखा। क्या तुम बेटर फील करना चाहते हो? मिज़वा ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। तुम्हारे मन में क्या है? उसने अपनी उंगली उसके ब्रिचेस में हुक किया और डलसेट वॉइस में कहा, शायद मैं। मोरवा 25 साल की थी। वो किंगडम में मौजूद सबसे मस्क्यूलर बॉडी के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने 18 साल की उम्र से अब तक 5 लवर्स रखे थे। खैर, प्रिंसेसेस रॉयल ब्लड वाली होती थी, वे जितने चाहें उतने लवर्स रख सकती थी। बस उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि सही व्यक्ति से शादी हो। उसने उसके ब्रिचेस को खींचा और उसे ट्रेनिंग अरेना से बाहर खींचा, सभी के देखने के बीच। मिज़वा ने खुद को कंट्रोल नहीं किया और उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिल्डिंग के पीछे ट्रीज के बीच ले गया। उसने उसे ट्री ट्रंक के अगेंस्ट पिन किया और उसका ड्रेस बंच किया। जब उसने उसके पैंटीज फाड़े, ब्रिचेस नीचे किए और अपना शाफ्ट उसमें डाला तो मोरवा ने गास्प किया। इतनी इम्पेशेंट, उसने फुसफुसाया और सिर पीछे करके उसके स्ट्रेच होने का अनुभव किया। वह तुरंत वेट हो गई। मिज़वा ने उसका गला दबाते हुए उसे अंदर तक महसूस किया जब तक कि वह क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचा। उसने अपना चेहरा उसके गले के पास दबा लिया और मोरवा ने अपने हाथ उसके बालों में फंसा लिए। मिज़वा ने अंदर बने रहते हुए उसे संभाला। तुम कब अपने पिता को हमारे बारे में बताओगी? उसने धीरे से पूछा जब वह धीरे धीरे अंदर जा रहा था। और तेज, उसने ग्राउल करते हुए आदेश दिया। उसने हंसते हुए और तेजी से किया। जब वे दोनों पेड़ की छाया में बैठे थे, मोरवा उसके गोद में थी। उसने कहा, मैं कल ड्रका किंगडम जा रही हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह किंग एल्टानिन से तय कर दिया है। क्या? मिज़वा का सिर पीछे झटका जब उसे ठंडी शॉक लगी। मोरवा, इसका मतलब क्या है? उसने पूछा, उसकी आंखें चौड़ी और कंधे टेंस। तुम मजाक कर रही हो, है ना? मोरवा के होंठ कर्ल हुए। उसने उसे स्ट्रैडल किया हुआ था और उसका चेहरा उसके गले के पास था। उसने उसके होठों की सॉफ्टनेस महसूस की और पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मैं इतनी सीरियस चीज पर मजाक करूंगी? हम। उसने उसके चेस्ट मसल्स की हलचल महसूस की। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? तुम तो प्रिंस भी नहीं हो या रॉयल ब्लड लाइन से नहीं हो। लेकिन मोरवा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने रास्ट, उसका पकड़ और मजबूत होता गया। उसकी सांस रागद थी। तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं, उसने नॉनशलेंटली जवाब दिया और अपने आप को सीधा किया। और तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें नोटिस किया। उसने उसकी लेफ्ट अपर आर्म की ओर देखा जहां घोड़े का टैटू था और फिर उसके चेस्ट की ओर, वही टैटू वहां भी था। पेगासस, यह उसकी लेफ्ट चेस्ट के अपर साइड पर था। मिज़वा नहीं जानता था क्या कहे। बिटनेस और शौक ने उसकी गर्गंटा चोक कर दी थी। उसने धुंधली आंखों से उसे देखा। मोरवा ने हंसते हुए उसके होठों पर एक किस लगाया। इतनी स्टंट मत दिख मिज़वा। बहुत से वुल्व्स को प्रिंसेस के साथ इंटिमेसी करने का मौका नहीं मिलता। खुद को लकी मानो और मेरे पिता से हमारे बारे में मत बोलो, नहीं तो वह तुम्हारा सिर काट देंगे। उसने उसके बालों से सूखी पत्तियां झाड़ दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इंटिमेट हूँ, लेकिन इस बारे में बात नहीं हो सकती। उसने अपनी उंगली उसके नेवल और फिर उसके सी तारांकन के तक ट्रेल की। यह एक खूबसूरत चीज है, इसे मेरे लिए संभाल कर रखना, जब मैं वापस आऊंगी और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मिज़वा स्टंट था। उसे पता था कि मोरवा का क्या मतलब है। उसका मतलब था कि उसे किसी से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसे जब चाहे उपयोग करेगी। हे भगवान, उसने चिल्लाया। मोरवा ने सॉफ्टली हंसते हुए कहा, देखो, मुझे तुम पसंद हो, बहुत पसंद। वो उसकी गोद से कूदकर अपने गाउन की क्रीसेस स्मूथ करने लगी। मुझे ड्रका किंगडम की यात्रा के लिए तैयार होना है। उसने उसे लस्टी लुक दिया और मुस्कुराई। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। ये कहते हुए वह थिकेट से बाहर चली गई, पीछे एक चकित वॉरियर छोड़ते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान समय। जय की 2 कोट से बनी ब्लश रोज रंग की गाउन पहनकर मोरवा ने वेटिंग चेंबर में मिरर में एक आखिरी बार खुद को देखा। उसके बाद वह ड्रका किंगडम के थ्रोन हॉल में प्रवेश करने वाली थी। उसकी ब्लैक कोल्ड आइज ने उस भारी आर्चडोक डोज की ओर देखा जिस पर वाइवन की काविंग थी। सिंथिया ने उसके बालों को सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया था जो उसके चेहरे और गले के चारों ओर गिर रहे थे। एक नाजुक टियारा जिसमें डायमंड्स लगे थे उसके सिर पर रखा गया। उसने सिंथिया से लैवेंडर ऑयल स्प्रिट्स करने के लिए कहा था ताकि सेडक्टिव स्मेल आए। मोरवा ने अपने पिता की ओर देखा और सोचा कि वह इतना एंग्शियस क्यों हैं। क्या उन्हें शक था कि वह किंग एल्टानिन को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगी? उसने गार्ड की ओर देख मुस्कुराई। उसे यकीन था कि एल्टानिन शादी के लिए हाँ कहेंगे। आखिरकार वह दोनों किंगडम्स की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी और एक रॉयल होने के साथ वह अपनी वुल्फ को शिफ्ट करते समय बहुत प्राउड थी। उसका फर उसके बालों जितना टॉनी था।
उसने एल्टानिन के बारे में बहुत सुना था, उसके इमेज के बारे में महिलाओं के बीच, और अंदर ही अंदर उससे मिलने के लिए उत्साहित थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अल्फा कोई सेंट होगा। वो आखिरकार वेवुल्फ था, और वेवुल्व्स अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर्स से अवेयर होते हैं। इसके ऊपर वह किंग भी था। अगर उसने अपने आसपास महिलाओं का हारीम बनाने का निर्णय लिया तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो उसे रिमैरी नहीं करने देगी। उसके बच्चे ही ड्रिका किंगडम पर राज करेंगे। उसने कल्पना की कि उसके बच्चे कैसे दिखेंगे। फिर उसके विचार मिज़वा की ओर चले गए और वह हंसी। कितना मूर्ख था, मूर्ख लेकिन यूजेबल। वे अल्फा और रॉकीज द्वारा सुबह के समय प्राप्त किए गए, जिन्होंने उसे अप्रिशिएटिव ग्लांस दिया जब उसके पिता ने उनका परिचय कराया। उसे पता था कि उसने पहले ही और रॉकीज पर इंप्रेशन बना लिया था। उन्हें पैलेस के साउथ विंग में गेस्ट रूम्स में रहने के लिए रखा गया। नॉर्थ विंग वह था जहां किंग रहते थे। उनकी अकोमोडेशन सुंदर और लग्जूरियस थी। तीसरी मंजिल पर उसके साथ उसके पिता, 5 कॉटियर्स और 2 दर्जन सोल्जर्स की कैरावान यात्रा में शामिल थी। कॉटियर्स को ग्राउंड फ्लोर में रखा गया जबकि सोल्जर्स को सर्वेंट क्वार्टर्स भेजा गया। योर हाइनेस और रॉकीज, किंग बिहम ऑफ द पेगसी किंगडम और उनकी बेटी प्रिंसेस मोरवा, गार्ड ने अनाउंस किया, उसे डेड्रीम से बाहर खींचते हुए। मोरवा ने एक्साइटमेंट से अपने पिता की ओर सिर घुमाया। उसने अपनी आंखों के कोने से अल्फा और रॉकीज को आते देखा। उसने झुककर उनका अभिवादन किया। जाने से पहले उसने अपना चिन्ह ऊंचा रखा, थ्रोन हॉल में प्रस्तुत होने के लिए तैयार। उसके पिता ने अपना हाथ पेश किया और उसने अपना हाथ उसके हाथ में लपेट लिया। जैसे ही भारी क्राफ्टेड डोर्स खुले, वो अंदर चली गई। उन्होंने रेड कार्पेट पर कदम रखा, जो पूरे हॉल की लंबाई तक स्ट्रेच थी और डेज तक पहुंचा जहां किंग अपने थ्रोन पर बैठे थे। पहली चीज जो उसने महसूस की जब उसने नर्म कार्पेट पर कदम रखा, वह थी थ्रोन हॉल की भव्यता, और यह उसे चौंका गया। छत से 7 शैंडलियर्स लटक रहे थे, जो सोने की चेन्स से बंधे थे। हजारों मोमबत्तियां उनमें जल रही थीं और एक भी मोम की बूंद नीचे नहीं गिरी। कॉटियर्स साइड रोज में बैठे थे, उनके चेयर्स को नर्म फर्श से सजाया गया था। दीवारों पर पिछले किंग्स और क्वींस के पोर्ट्रेट्स लगे थे और उनके बीच टॉर्चेस जल रही थीं। क्रिम्सन और गोल्ड की टैपेस्ट्री आर्च्ड विंडोज से लटक रही थी, जिससे सनलाइट फिल्टर हो रही थी। जब मोरवा अपने पिता के साथ चली, उसने कोशिश की कि वह इस ऑप्युलेंस से प्रभावित न हो। यह उससे कहीं अधिक था जिसकी उसने उम्मीद की थी और उसके पिता के थ्रोन हॉल से भी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट था। उसकी आंखों में सितारे नाचने लगे, ये सोचकर कि वह जल्द ही इस जगह की क्वीन बनने वाली थी। एक रगड ब्रेथ उसके मुंह से निकली। उसने अपनी सोच और वाइल्ड इमेजिनेशन को संभाला और किंग की ओर घूर कर देखा। जब उसकी नजरें उसके साथ मिली तो उसके सीने में डिसबिलीफ एक्सप्लोड हो गया। वह आदमी बियॉन्ड हैंडसम था। वह प्रकार था जिसके लिए सॉन्ग्स लिखे जाते। उसकी पावरफुल ऑरा ऐसा प्रतीत होती थी जैसे यह उसकी सेकंड स्किन हो। एरोगेंस उसके ऊपर ऐसा रोल कर रहा था जैसे यह उसका नेचुरल हिस्सा हो। उसने उसके टू गुड टू बी ट्रू हैंडसम फीचर्स को देख गल्प किया। वह सिन इनकानत था और वह उसके साथ सिंफुल होने के लिए तैयार थी। उसके मन में एक रिजॉल्व सेट हो गया, वो उससे शादी करने वाली थी और अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगी करेगी। वे किंग के पास पहुंचे और जैसे ही पास पहुंचे, उन्होंने झुककर अभिवादन किया। उसकी आकर्षक उपस्थिति के कारण वह उसकी तरफ लगातार देखती रही। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरी अरानिया में सबसे अधिक सॉट आफ्टर आदमी था, महिलाओं द्वारा। अल्फा और रॉकीज ने उन्हें अपने बेटे से मिलवाया। ये किंग बिहम और उनकी बेटी मोरवा हैं। एल्टानिन के चेहरे पर नॉनशलेंस था, उसने अपना चिन्ह झुका लिया। ड्रिका किंगडम में आपका स्वागत है। जब उनकी नजरें फिर मिली, मोरवा ने उसकी आंखों में एक कर्नल ऑफ इंटरेस्ट देखा। उनके बीच कुछ क्षण का साइलेंस छा गया। चांद हमेशा तुम पर चमके, किंग बिहम ने उत्तर दिया। फिर उसने उस सर्वेंट की ओर इशारा किया जो उनके पीछे खड़ा था, हाथ में सोने की ट्रे लिए, लाल सैटिन क्लॉथ से ढकी हुई। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लाया है। सर्वेंट ने घुटनों पर झुककर आगे बढ़ा और ट्रे एक गार्ड को दिया। एल्टानिन ने गार्ड को इशारा किया कि वह ट्रे को पीछे खड़े सर्वेंट को दे दे, बिना उसे देखे। धन्यवाद, उसने थोड़ा डिसमिसल टोन में कहा। किंग बिहम ने इसे समझ लिया और महसूस किया कि अब उसे वहां ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह फिर से झुका और कहा, हम विदा लेते हैं, योर हाइनेस। मोरवा नहीं चाहती थी कि वे जाएं। वह सोच रही थी कि क्या उसने एल्टानिन पर इंप्रेशन बनाया, लेकिन जब उसके पिता ने उसे जेंटली नज्ड किया तो उसने झुककर अभिवादन किया और दोनों अल्फा और रॉकीज के साथ चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एल्टानिन ने उन्हें जाते देखा। इरिटेशन उसके अंदर फैल गया क्योंकि उसके पिता ने मोरवा को कोर्ट में लाकर सभी के सामने उसकी भविष्य की पत्नी के रूप में साइलेंट इंट्रोडक्शन कराना चुना था। वो उसकी आंखों में इंटरेस्ट और उसकी अराउजल की हल्की स्मेल को महसूस कर सकता था। यह कोई नई बात नहीं थी। वास्तव में अगर वह अराउज्ड नहीं होती तो वह सरप्राइज या शॉक में पड़ता। उसके पास वह प्रकार का व्यक्तित्व और फीचर्स थे जो इमोशंस अवोक करते थे। उसकी नजरें कॉटियर्स की ओर गईं जो उसे इंटरेस्ट से देख रहे थे और फिर मोरवा की ओर वापस गईं, जो उसके लिए अपने हेज तारांकन एक्सेसिवली स्वे करते हुए चली जा रही थी। वो लड़की उसके अनुसार ब्यूटीफुल थी, उसकी पत्नी बनने योग्य। मैरिज। उसके चेस्ट में डिनाइल का एहसास हुआ और अगर उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया तो वो उसके चेहरे पर दिख जाती। उसने खुद को टेम किया। यह आवश्यक था, उसे उससे शादी करनी थी। इस रिजॉल्व के साथ उसने अपने जो को इतना टाइट किया कि उसके मोलर्स में दर्द हुआ।
फिर से उसकी बीस्ट सर्फस करना चाहती थी। फिर से वो शिफ्ट होकर जंगल में भागना चाहता था। अनईजीनेस उसके दिल में चुभी। उसने प्रिंसेस पर ध्यान केंद्रित किया और अपने थॉट्स को दूर किया। उसने तय किया कि शाम को उससे मिलेगा। कॉट जल्दी खत्म हुआ और लंच में उसने आंशिक रूप से उम्मीद की कि राइजल और उसके पिता आएंगे। हालांकि उसे अकेले समय चाहिए था और उसे सच में अपने पिता से मोरवा या बिहम के बारे में और प्रेजर्स सुनने की जरूरत नहीं थी। जब वह डाइनिंग हॉल पहुंचा तो सर्वेंट्स उसे बेस्ट सर्व करने में व्यस्त थे। उसने हमेशा की तरह टेबल के हेड पर बैठा। शुक्र है कि उसके पिता वहां नहीं थे। फिर भी उसने एक सर्वेंट से पूछा, फादर कहाँ हैं? अल्फा और रॉकीज किंग बिहम और प्रिंसेस के साथ गेस्ट क्वार्टर्स में लंच कर रहे हैं। सर्वेंट ने झुककर जवाब दिया, किंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करते हुए। एल्टानिन ने उसे डिसमिस किया। खुश था कि इस बार उसके पिता वहां नहीं थे जो उसे नाक करते, लेकिन साथ ही वह जानता था कि उनके बीच क्या हो रहा है। उसने सामने रखे हम को काटना शुरू किया जब उसे राइजल की खुशबू मिली। राइजल बाएं बैठे, उसकी आंखें चमक रही थीं। भाई, मेरी रात वाइल्ड रही। किंग बिहम और मोरवा यहाँ हैं। एल्टानिन ने फॉक से हम उठाया। मैंने दोनों को बेडपोस्ट से बांधा और मजा किया। मैंने उन्हें बांधने को कहा और मजा लिया। राइजल रुक गया। रुको, क्या? उसकी आवाज में टाटनेस थी। एल्टानिन ने अपने होंठ पर्स किए और फॉक नीचे फेंका। मेटल पोर्सलन से टकराया। वे यहाँ हैं, उसने कहा, उसकी आवाज टायर्ड। इसे और डिले नहीं किया जा सकता। बिहम मेरे पिता पर प्रेशर डालने वाले हैं। तो राइजल ने अपने आर्म्स चेस्ट पर क्रॉस किए और पीछे झुककर कहा, तुम हमेशा एंगेजमेंट डिले कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई इसे तुम पर जबरदस्ती कर सकता है। तुम एफ तारांकन 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 जी किंग हो। एल्टानिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि मैं डिले कर पाऊंगा, बहुत कुछ दांव पर है, उसने मर्मर्ड। राइजल ने अपनी आंखें नैरो की। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एंगेजमेंट डिले नहीं कर पाओगे या मैरिज? एंगेजमेंट ये तब करना पड़ेगा जब बिहम यहाँ हैं। एल्टानिन ऊब चुका लग रहा था, जबकि मोरवा की छवि उसके दिमाग में चमक रही थी। वह सुंदर है, ठीक वैसे ही जैसे अफवाहों में कहा गया था, और एक राजकुमारी की तरह शालीन भी। उसने अपनी उंगलियां थोड़ी के नीचे जोड़ी और कोहनियां मेज पर टिका दी। वह रानी बनने के योग्य है। राइजल के सीने में हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया। तुम ये दबाव में आकर कर रहे हो, ऐसा मत करो। एल्टानिन ने फिर से हम खाना शुरू किया। तुम ही थे जिसने कहा था कि मुझे ये करना चाहिए। अब अपना विचार क्यों बदल रहे हो? हाँ, लेकिन मैं गलत था। एल्टानिन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मांस काटता रहा। उसकी अनिच्छा देखकर राइजल ने विषय बदल दिया और कहा, सेटस मॉनेस्ट्री का हाई प्रीस्ट यहाँ आया है, स्क्राइब के साथ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें प्राचीन भाषाएं सीखने की जरूरत है। क्या मैं उसे वापस भेज दूं? एल्टानिन ने मांस चबाया, फिर निगलते हुए कहा, नहीं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। उन्हें बुलाने में कोई हानि नहीं है, कुछ अनुवाद करवाना फायदेमंद ही होगा। राइजल ने कंधे उचका दिए और सर्वेंट को इशारा किया कि उसकी प्लेट भर दे। सर्वेंट तुरंत टमेटो और क्रीम सूप लेकर आया। राइजल खाने लगा और बोला, मैं कल जाने का सोच रहा हूँ, तो क्या स्क्राइब को यहाँ छोड़ दूं या अपने साथ ओरियन ले जाऊं? एल्टानिन ने जवाब दिया, नहीं, उन्हें यहाँ रखना ठीक रहेगा। यहाँ पर्याप्त जगह है ताकि उन्हें छिपाया जा सके। क्या तुम उनसे मिले हो? नो, राइजल ने होंठ भींचे और हंसते हुए बोला, मैं कल रात के बाद इतना थक गया था कि मिलने की ताकत नहीं थी। लेकिन उसने चम्मच से एक साइड टेबल पर रखे पोर्सलन के घोड़े की ओर इशारा किया। मुझे हाई प्रीस्ट से तो मिल ही लेना चाहिए, नहीं तो वह नाराज होंगे। सुना है वह थोड़े संवेदनशील बूढ़े आदमी हैं। उसने चम्मच सूप में डुबोया और कहा, ये सूप हमेशा बहुत स्वादिष्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनसे मिलो। भले ही यह एक लो प्रोफाइल मुलाकात हो, लेकिन ये तथ्य कि वह खुद अपने स्क्राइब को लेकर आए हैं बहुत मायने रखता है। एल्टानिन ने हल्की हंसी उड़ाई। मैंने कहा था ना, वह शायद मुझसे मिलने का मौका छोड़ना नहीं चाहते। शायद, राइजल ने कंधे उचका दिए, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। सर्वेंट ने उसका सूप हटा दिया और रोस्टेड डक, नमक मिर्च लगे मटर और कॉलीफ्लावर परोस दिए। तुम्हें स्क्राइब से मिलना ही चाहिए ताकि वे पूरी तरह समझ सके कि तुम उनसे क्या चाहते हो। क्यों ना आज रात ही मिल लें, उसने कहा, आंखें बंद कर मीठे रोस्टेड मांस का स्वाद लेते हुए। वह ड्रका पैलेस के रसोइयों की तारीफ कर रहा था। वह एक बार उनका कुक चुराने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कुक ने मना कर दिया था। आज रात प्रिंसेस मोरवा के सम्मान में एक बॉल है। एल्टानिन ने होंठ भींचे और नजरें हटा ली। मुझे वहां रहना अनिवार्य है। तो फिर कल सुबह, राइजल ने जोर दिया। मैं सुबह जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा उससे पहले ही मिल लो। ठीक है, एल्टानिन ने कहा। उसकी आवाज ऊब से भरी थी। वह सोचने लगा कि क्या उसे वास्तव में स्क्राइब से मिलना चाहिए या बस अपने किसी भरोसेमंद जासूस को किताब देकर भेज देना चाहिए। लेकिन हाई प्रीस्ट यहाँ था, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मेनकर ठंडा और घमंडी व्यक्ति था। एल्टानिन ने सुना था कि वह अपने दासों के साथ कैसा भयानक व्यवहार करता था। मैं उससे लाइब्रेरी में संक्षेप में मिल लूंगा, उसने कहा। यह मेरे लिए ठीक है, राइजल मुस्कुराया। एल्टानिन समझ नहीं पा रहा था कि आज उसकी फेक की खुशबू इतनी तेज क्यों लग रही थी। क्या वह कल्पना कर रहा था? वह गेस्ट रूम में गया और कुछ देर वहां बैठा ताकि खुद को शांत कर सके।
पर उल्टा हुआ, उसकी खुशबू उसके दिमाग में ऐसे बस गई थी कि अब उसे नियंत्रित करना मुश्किल था। उसकी बेचैनी बढ़ गई। क्या यह संभव था कि वह पास ही थी? शाम को जब एल्टानिन ग्रेट हॉल के पास पहुंचा, उसे एक बैलेड की धुन सुनाई दी और उसका दिल जैसे नीचे गिर गया। वो भूल नहीं सकता था कि वह यहाँ क्यों था। गार्ड्स ने उसका नाम पुकारा और वाइवन की नक्काशी वाले दरवाजे खोले। अंदर कदम रखते ही उसने वही परिचित फूलों की माला और मोमबत्तियां देखी, जो विशाल हॉल को सजा रही थी। उसके प्रवेश करते ही पूरा हॉल शांत हो गया। लोग रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गए और झुककर उसका अभिवादन करने लगे। उसने भीड़ के आगे प्रिंसेस को देखा। वह उसके पिता और किंग बेहम के साथ खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उसने झुककर प्रणाम किया। गुलाबी सिल्क के भारी गाउन में, बालों में चमकते कोम्स और मोती सजे हुए, मोरवा बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी नजरें उन दो लड़कियों पर गईं जो उसके दोनों ओर खड़ी थीं। वे भी झुककर अभिवादन करती और उत्सुकता से उसे देखने लगी। एल्टानिन ने किंग बेहम का अभिवादन किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके शरीर से तनाव झलक रहा था। संगीत थम चुका था और मेहमानों के बीच धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऑलराकीज उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, राजा को पहला नृत्य करना चाहिए। क्यों न तुम मोरवा को नृत्य के लिए आमंत्रित करो। एल्टानिन ने चारों ओर देखा, सबकी नजरें उसी पर थीं। वह जानता था कि उससे पहला नृत्य अपेक्षित था, लेकिन वह चाहता नहीं था। ये हॉल उसे उसकी फे की याद दिला रहा था और उसके भीतर उठती बेचैनी को दबाना मुश्किल हो रहा था। वो उसके प्रति जुनूनी होता जा रहा था, अस्वस्थ रूप से। एक गहरी सांस लेकर उसने सिर हिलाया, मोरवा के बाईं ओर गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या आप मुझे ये नृत्य प्रदान करेंगी? उसकी आवाज धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दी। मोरवा की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह में सिर हिलाया और तुरंत खुद को संभाला। वह झुककर प्रणाम करती हुई उसका हाथ थाम ली। एल्टानिन ने उसे डांस फ्लोर के केंद्र में पहुंचाया, जहां चारों ओर से राजघराने और रईस लोग देख रहे थे। जैसे ही वे केंद्र में पहुंचे, संगीत धीमी धुन पर बजने लगा। एल्टानिन ने पहला कदम बढ़ाया, मोरवा ने उसका साथ दिया। संगीत तेज हुआ तो एल्टानिन ने उसे घुमाया और जल्द ही बाकी जोड़े भी डांस फ्लोर पर उतर आए। आप बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, मोरवा ने कहा। उसकी आंखें गहरे लाल काजल से सजी हुई थीं। धन्यवाद, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं आपके साथ एक और नृत्य करना चाहूंगी, उसने हल्के इशारे में कहा। एल्टानिन ने उसे फिर घुमाया और जब उसने उसका हाथ थामा तो बोला, मुझे इसके बाद प्रिंस राइजल से बात करनी है। जब एल्टानिन नाच रहा था, उसके विचार उसकी फे की ओर भटक गए। उस रात सफेद गाउन में वो कितनी सुंदर लग रही थी। उसने सोचा, अगर वह इस वक्त उसकी बाहों में होती तो कैसा महसूस करती। शायद उसका हाथ उसकी पीठ पर फैला होता और वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करके नाचने पर मजबूर करता। ये कल्पना इतनी सजीव, इतनी गहरी थी कि उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। उसका खून उसकी नसों में दौड़ पड़ा और माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने दांत भींच लिए। आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? संगीत थमा और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि मोरवा ने खुद को उससे सटा लिया है। उसने अपने पेट को उसके उभार पर रगड़ा और उसकी ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। एल्टानिन तुरंत उससे अलग हो गया, वरना वह कुछ और सोच बैठती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसकी आंखों में उत्साह देख लिया था। उसने झुककर अभिवादन किया और खुद को वहां से अलग कर लिया। उसने फफनीर से मानसिक संपर्क कर उसे राजकुमारी का ध्यान रखने को कहा। तभी अगला गीत शुरू हुआ। इस बार एक गायक ने भी संगीत का साथ दिया। मोरवा जल्दी से नाचते जोड़ों के बीच से निकलती हुई राजा के पीछे भागी, लेकिन उससे पहले ही फफनीर ने उसे रोक लिया। राजकुमारी, उसने झुककर कहा, क्या मैं आपके साथ यह नृत्य कर सकता हूँ? उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा। मोरवा हैरान रह गई। सामने खड़ा आदमी रौबदार और सख्त था, बिल्कुल मिसबा जैसा। उसकी सांसें तेज हो गईं, गाल लाल पड़ गए और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका ठोड़ी ऊंची थी, लेकिन मन पूरी तरह बिखर चुका था। एल्टानिन बार तक पहुंचा, जहां सेवक बेहतरीन वाइन परोसने में व्यस्त थे। उसने एक गिलास उठाया और एक लंबा घूंट भरा। शराब ने उसके गले में जलन पैदा की और उसने आंखें बंद कर ली। मुझे मत बताओ कि तुम वाइन का स्वाद ले रहे हो, राइजल की हंसी भरी आवाज आई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। साफ दिख रहा है कि तुम्हारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारे पिता की पसंद अच्छी है। वो खूबसूरत है और इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त। वो विवाह योग्य उम्र में है और उसके पिता को कई प्रस्ताव मिलेंगे, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम्हें उसका प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए। एल्टानिन ने बचे हुए वाइन को निगलते हुए कहा, मैं उसमें दिलचस्पी कैसे रख सकता हूँ? आज पहली बार तो मिला हूँ उससे। वैसे भी अगर शादी करनी पड़ी तो वो राज्य के लिए होगी, अपने लिए नहीं। ये तो बड़ी घटिया सोच है यार। राइजल ने नाक सिकुड़ी। मैं कभी अपने राज्य के लिए शादी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ प्यार के लिए या अपने मेट से शादी करूंगा। एल्टानिन के गले से कड़वी हंसी निकली। मेट, प्यार, उसने हाथ लहराते हुए कहा। चारों ओर देखो राइजल, यहाँ जो भी है वे सब हमारे पद और ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं। राइजल ने आंखें घुमाई। उसने चलते हुए सेवक से विस्की ली और एल्टानिन को हॉल के पीछे ऊंची कुर्सियों की ओर इशारा किया। दोनों वहां बैठे तो राइजल ने पूछा, वो दो लड़कियां कौन हैं जो मोरवा के साथ थी? उसकी नजर उन पर थी जो पहले मोरवा के साथ खड़ी थी और अब एल्टानिन को दिलचस्पी से देख रही थी।
एल्टानिन ने सुस्त नजर डाली। शायद उसका समूह होगा, परिचय तो नहीं कराया गया। उसे परवाह ही नहीं थी। राइजल, जो कि औरतबाज था, ने उन्हें एक शरारती मुस्कान और आंख मारी। दोनों लड़कियां लाल हो गईं। लगता है उन्हें आज अच्छी संगत मिलेगी, उसने टिप्पणी की। एल्टानिन ने सिर हिलाया। उसकी नजर मोरवा पर गई जो फफनीर के साथ नाच रही थी और उसके कंधों को कसकर पकड़े हुए थी। हाई प्रीस्ट ने मुझे संदेश भेजा है, राइजल ने कहा, उसके विचारों को तोड़ते हुए। एल्टानिन ने भौहें सिकोड़ ली। किस बारे में? वह आज रात मुझसे मिलना चाहता है। वह सुबह जल्दी निकलना चाहता है, कहता है मठ में कोई जरूरी काम आ गया है। नहीं तो सुबह तड़के मिलना पसंद करेगा। एल्टानिन गरजा, मैंने कहा था, मैं आज रात नहीं मिल सकता। उसे जाकर खुद से ही मिलना चाहिए। किसी की इतनी हिम्मत की राजा को अपनी सुविधा के अनुसार मिलने को मजबूर करे। शायद हाई प्रीस्ट अपनी उम्र घटाना चाहता था। राइजल ने याद दिलाया, वह मुझसे मिलना चाहता है, तुमसे नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि मेनकर असल में एल्टानिन से ही मिलना चाहता था। वो किसी मामूली लेखक के लिए इतना दूर नहीं आता। एल्टानिन ने झुंझलाते हुए पूछा, तो तुम क्या करने का सोच रहे हो? बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था। उसे लग रहा था उनसे मिलना व्यर्थ ही होगा। राइजल ने कहा, मेरा फैसला तुम्हारे फैसले पर निर्भर है, एल्टानिन। और जैसा मैं देख रहा हूँ, तुम आज रात नहीं मिलना चाहते। बिल्कुल सही, एल्टानिन ने फिर गरजते हुए कहा। तो फिर सुबह सूर्योदय से पहले मिल लेते हैं। ठीक है, एल्टानिन ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सुबह उठ पाऊंगा? उसे मजबूर किया जाना पसंद नहीं था। राइजल ने कंधे उचकाए। मुझे तो वैसे भी उनसे कोई मतलब नहीं। हाई प्रीस्ट और वो लेखक दोनों जाएं भाड़ में। उसने चुप्पी साध ली और नजरें फिर से डांस फ्लोर पर टिकाईं। एल्टानिन ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं सुबह मिल लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बिस्तर से खींचकर उठाना पड़ेगा। वह आज रात इतना पीना चाहता था कि बेहोश होकर सो जाए, क्योंकि उसे कई दिनों से नींद नहीं आई थी। राइजल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं जरूर उठाऊंगा। अपने पिता के आग्रह के बावजूद एल्टानिन ने दावत में ठहरने से इनकार कर दिया। राजा होने के नाते उसे बहाना नहीं बनाना चाहिए था। फिर भी उसने कहा, मुझे बहुत तेज सिरदर्द है। वह अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। उसने कपड़े उतार दिए, सिर्फ अपनी पतलून पहनी रखी और बार की ओर चला गया। वहां से लाल वाइन की बोतल उठाए और बालकनी में चला गया, जहां नीचे बगीचे में फव्वारा चमक रहा था। उसने देखा, उसके नीचे पहरेदार तैनात थे। दीवारों से लताओं की बेलें झूल रही थीं, जिन पर रात में खिलने वाले गुलाब लदे थे। बीच में सोफे, 3 कुर्सियां और मेज रखी थी और किनारों पर फूलदान सजे थे। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी लौ रेलिंग तक फैली थी। उसने गहरी सांस ली और वही नींबू जैसी खुशबू फिर उसकी नाक से टकराई। एल्टानिन सोफे पर बैठा था, अपने पैर मेज पर फैलाए हुए। उसने गुलाब की उस मीठी खुशबू को अपनी कल्पना का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, जो रात की गर्म हवा में तैर रही थी। उसने सिर पीछे किया और आंखें बंद कर ली। उसने बोतल उठाई और एक ही बार में 1/3 पी गया। तारांकन क, उसने घरघराती आवाज में कहा, जब जलन उसके गले से होती हुई पेट तक उतर गई। उसने सितारों और लुप्त होते चांद की ओर देखा। फिर उसने अपनी बांह आंखों पर डाल ली और ठीक उसी पल उस लड़की की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने कौंध गईं। हाँ, वो बिल्कुल पागल हो रहा था। ये निश्चित रूप से एक अस्वस्थ जुनून था। उसे जल्द ही इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना था, नहीं तो यह उसे पागल कर देगा। उस लड़की ने उसकी जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही उसे याद आया कि वो उसे जगाए बिना ही चली गई थी, गुस्सा उबल पड़ा। वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने 1000वीं बार बुदबुदाया। इससे चिढ़कर उसने बोतल उठाई और गुस्सा निकालने के लिए उसे जमीन पर फेंकने को हुआ, लेकिन फिर रुक गया और बोतल को अपने होठों से लगाकर और शराब पी गया। जब उसने बोतल नीचे रखी तो वह आधी खाली हो चुकी थी। उसने अपनी बांह से मुंह पोंछा और अपने आप पर खींच निकाली, जब अचानक उसे हवा में एक हल्की सी खुशबू आई। वह बाड़ की रेलिंग के पास दौड़ा और हवा में सूंघते हुए आंखें सिकुड़कर दूर तक देखने की कोशिश करने लगा। उसने रेलिंग के किनारे को इतनी जोर से पकड़ा कि वो उसकी ताकत से चटकने लगी। क्या वह सब सोच रहा था? उसने अपना सिर दाएं और फिर बाएं घुमाया और उसका सीना घबराहट से भर गया। वो वही खट्टे फल जैसी खुशबू थी, और जैसी आई वैसी ही गायब भी हो गई। एल्टानिन लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अपनी छाती रगड़ते हुए सांस लेने की कोशिश की। उसके शरीर का हर हिस्सा गुस्से से जल रहा था, यहाँ तक कि उसका लानत का जानवर भी। एल्टानिन अपने कक्ष के अंदर वापस चला गया और शीशे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने नतीजा निकाला कि अब वह भ्रम का शिकार हो रहा है। वह अपनी सही सोच की सीमा पार कर चुका था। वो लड़की आसपास हो ही नहीं सकती थी। अगर वह होती कालमैन के पंख, वो उसे अपने शयन कक्ष में ले आता, अपने बिस्तर से बांध देता और कभी जाने नहीं देता। कभी नहीं, सिवाय इसके कि वह यहाँ थी ही नहीं। दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट ने उसे चौंका दिया। जो भी है, दूर हो जा, उसने खतरनाक अंदाज में गुर्राते हुए कहा। बाहर से एक पहरेदार का दबा हुआ स्वर आया। राजकुमारी मोरवा आपसे मिलना चाहती हैं, योर हाइनेस। पहले से बड़े हुए गुस्से में और भड़की हुई आग सी लग गई। वो उससे मिलने क्यों आई थी? यह अजीब बात थी। उसे यह घुसपैठ बिल्कुल पसंद नहीं आई।
एक आवेग में उसने उसे जाने के लिए कहना चाहा, लेकिन उसे अंदर आने दो, उसने कहा और बची हुई शराब पी गया। वो उससे बाहर के कक्ष में मिलेगा। उसने किसी लड़की को कभी अपने शयन कक्ष में नहीं आने दिया था। यह उपलब्धि उसने किसी बहुत ही खास के लिए ही सुरक्षित रखी थी। मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को उस खट्टी खुशबू से बाहर निकालने की कोशिश की। ये सब उसकी कल्पना का खेल था। वो फिर से बार के पास गया और शराब की एक और बोतल निकाली। जैसे ही वह मुड़ा, उसने कमरे में मोरवा को देखा, जो अभी भी अपनी बॉल गाउन पहने हुई थी। उसने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। हम इतने करीब नहीं हैं कि तुम मेरे कमरे में आओ, राजकुमारी मोरवा, उसने ठंडे स्वर में कहा और सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। फिर उसने अपनी पलकें झपकाईं। मैंने सोचा आपको किसी का साथ अच्छा लगेगा। मैंने सुना आपके सिर में दर्द है, इसलिए आपको ठीक करने आई हूँ। उसने अपनी हथेली खोली और एक बैंगनी गोली दिखाई। यह आमतौर पर किसी भी तरह के दर्द को दूर करने में मदद करती है और आपको बच्चे की तरह सोने में भी मदद करती है। एल्टानिन ने गोली की ओर देखा। उसके मुंह से एक खीस निकली जो हंसी बन गई। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि यह गोली क्या है? और यह एक बहुत ही घटिया बहाना था। क्या उसे सच में लगता था कि वो उसे नशे में डालकर उसके बिस्तर तक पहुंच सकती है? यह एक पुरानी चाल थी जिसकी उसे उससे उम्मीद नहीं थी। अपने काम में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं, उसने गोली को मुट्ठी में बंद कर लिया और उसके होंठ मुस्कुराहट से उठाए। वो अल्हड़ अंदाज में सोफे की ओर बढ़ी और शान से बैठ गई। मुझे लगता है कि हम इस मौके का इस्तेमाल एक दूसरे को जानने के लिए कर सकते हैं। उसने सिर तिरछा किया और एक भौं उठाई। और तुम क्या सुझाव दे रही हो? सेक्स करें। वह आसानी से उसके भीतर की उत्तेजना को महसूस कर सकता था। ग्रेट हॉल में मेरे प्रति आपकी प्रतिक्रिया से मैं मन ही मन खुश हुई, वह बिना जरा सी शर्म के बोलती गई। उसके जबड़े की एक नस फड़क उठी। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि वो किसी और के बारे में सोच रहा था, इसलिए वह चुप रहा। मोरवा उठी और उसकी ओर बढ़ी। कुछ कदमों के बाद वह रुक गई। एक निचली, भारी आवाज में उसने कहा, हम वहां से शुरू कर सकते हैं जहां से हमने छोड़ा था। एल्टानिन ने आंखें सिकोड़ी, शराब की बोतल उठाई और अपने दांतों से उसका ढक्कन खोल दिया। उसने ढक्कन जमीन पर थूक दिया और शराब पी गया। सारे आदर के साथ, राजकुमारी मोरवा, मेरी कोई मनस्थिति नहीं है। वह मुस्कुराया और उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। वह वास्तव में उसका मुंह बंद करवाना चाहता था और उसे तुरंत जाने के लिए कहना चाहता था। मोरवा का सिर तेजी से उसकी ओर घुमा और उसके कंधे अकड़ गए। किसी ने भी कभी उसके आगे बढ़ने से इनकार नहीं किया था। उसकी यह हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे ठुकरा दे? उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और उसकी उंगलियों के पो सफेद हो गए। क्या आपके पास कोई और है जो आमतौर पर आपको संतुष्ट करती है? मैंने सुना है कि राजाओं का हरम होता है। मैं तो इस सवाल का जवाब देने लायक भी नहीं समझता। एल्टानिन को उसके सवाल से घृणा हो आई। एक सनकर देने वाला गुस्सा उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गया। वो उस पर टूट पड़ना चाहती थी और उसकी आंखें निकाल लेना चाहती थी। उसके दिमाग में उसके पिता के शब्द गूंज उठे, अपने गुस्से पर काबू रखो। लंबे समय तक वह चुप रही जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। अगर उसे उसकी रानी बनना था तो उसे इसे दबाना ही होगा। मुझे माफ करें, उसने कोमल स्वर में कहा। मैं आपसे मिलने आई थी और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। उसका मतलब ये कहने का था कि वह इतना आकर्षक था कि वह खुद को रोक नहीं पाई, जो एक अच्छी बात थी क्योंकि वह जानती थी कि उसने निश्चित रूप से उसकी उत्तेजना को महसूस किया होगा। मैं अब जाती हूँ, राजा एल्टानिन। वह झुकी और जाने के लिए मुड़ी। उसे उम्मीद थी कि वह उसे जाने से रोकेगा। उसने दरवाजा खोला और कुछ सेकंड इंतजार किया। वह उसे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन वह उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वह अपनी निराशा और गुस्से को निगल गई और दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। सुबह एल्टानिन पूरी रात नहीं सो पाया और जब आखिरकार नींद आई तो उसके कक्ष के दरवाजे पर जोरदार दस्तक से वह चौंककर उठ बैठा। दफा हो जाओ, वह गुर्राया और सिर पर तकिया रख लिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को तो भगाया नहीं जा सकता, जो अब जाने वाला था। राइजल ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। एल्टानिन ने तकिया उठाकर उसकी ओर फेंका, जिसे राइजल ने बीच में ही पकड़ लिया। बाहर के पहरेदारों ने भी उसे रोकने की जरूरत नहीं समझी। वर्षों की दोस्ती ने उन्हें इसकी आदत डाल दी थी। उठो, राइजल चिल्लाया। वो एकमात्र व्यक्ति था, अपने पिता के अलावा, जिसे पहरेदारों से अनुमति लिए बिना उसके कमरे में प्रवेश की इजाजत थी। एल्टानिन ने गुर्राते हुए एक आंख खोली और राइजल की ओर देखा, जो उसके ऊपर खड़ा था। उठो, क्या तुम उठोगे? बाहर अब भी अंधेरा था, भोर से ठीक पहले का समय, जब आसमान में रात की आखिरी झलक बाकी थी। यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं जागे थे। क्या तुम भूल गए कि मैं जा रहा हूँ, और हाई प्रीस्ट भी? राइजल ने कहा, उसके स्वर में बेचैनी झलक रही थी। भाड़ में जाए तुम और वो प्रीस्ट भी। एल्टानिन बैठ गया, उसके सिर में हल्का दर्द उठ रहा था। पिछली रात वह मुश्किल से अपने कमरे तक पहरेदारों की मदद से पहुंच पाया था और फिर बिस्तर पर गिरते ही सो गया था। उसके सपनों में सफेद शिफॉन, फेलस, सुनहरे मुखौटे और चांदी जैसे बाल तैर रहे थे। वह बिस्तर से उठा, आंखें अब भी भारी थीं, दिमाग सुस्त और इंद्रियां उस खुशबू से भरी थी जो अब वहां नहीं थी। उसने चेहरा रगड़ा और गहरी सांस छोड़ी। सूखे गले को शांत करने के लिए उसने पास रखे घड़े से पानी पिया। राइजल लगातार देर होने और दूसरी बातें बकबक करता रहा।
जब वह बाहर आया तो राइजल ने जो ट्यूनक उसकी ओर फेंका था वह पहन लिया। उसने अपनी पतलून की बटन तक बंद करने की परवाह नहीं की। दिन भर की दाढ़ी सहलाते हुए उसने कहा, उम्मीद है ये सब इसके लायक होगा, वरना मैं उस स्क्राइब को मार डालूंगा। वह सच में किसी झुर्रीदार सफेद वस्त्रों में लिपटे बूढ़े स्क्राइब से मिलने का मन नहीं रखता था। वे सब एक जैसे लगते थे, मानो एक ही मां से पैदा हुए हों। लेकिन हाई प्रीस्ट का स्वयं साथ आना वाकई दिलचस्प था। उसने सेटस मॉनेस्ट्री से किसी नौकर की उम्मीद की थी। मेनकर का नाम लेते ही उसके भीतर नफरत का गुबार उठ गया। चालाक और नीच आदमी। यार, मैं तुरंत निकल जाऊंगा जब तुम स्क्राइब से मिल लोगे, राइजल ने झुंझलाते हुए कहा। और ये तुम ही थे जिन्होंने कहा था कि ये बात गुप्त रहनी चाहिए। उसने दरवाजा खोला और तुरंत पहरेदार उनके चारों ओर आ गए। वे लंबी गलियारे से गुजरते हुए गोल सीढ़ियों तक पहुंचे जो एक बड़े हॉल में खुलती थी। एल्टानिन ने जैसे ही बाहर कदम रखा, ठंडी सुबह की हवा ने उसके बालों को हिला दिया। समुद्री नमक और मछलियों की हल्की गंध के साथ जेड सी की नमी फैल रही थी। उसने अपनी उंगलियां काले बालों में फिराईं। सूरज अब धीरे धीरे अंधकार को मिटा रहा था और उसे फिर से बिस्तर में लौटकर सो जाने की इच्छा हुई। पत्थरों पर जली मशालों की रोशनी गुलाबी आभा दे रही थी, जैसे वे खुद शर्मा रही हों। तुम बहुत बुरे लग रहे हो, राइजल ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा। क्या तुमने रात भर सोया नहीं? नहीं, उसने भौहें सिकुड़ते हुए जवाब दिया। एल्टानिन ने हाथ जेबों में डाले चलते हुए कहा, कुछ नहीं। पहरेदार उन्हें महल के पूर्वी हिस्से की ओर ले गए। पूरी यात्रा के दौरान सन्नाटा था। वे पुस्तकालय पहुंचे, वहीं उन्हें हाई प्रीस्ट से मिलना था। बिना पहरेदारों का इंतजार किए एल्टानिन ने गुस्से में दरवाजा खोला। कमरा खाली था। क्या बकवास है, वो गर्जा। वो घटिया प्रीस्ट कहाँ है? शांत रहो, राइजल बोला। वह रास्ते में है। पहरेदार पहले उसकी और स्क्राइब की जांच कर रहे हैं। राइजल ने अपने भरोसेमंद लोगों को पहले से यह जिम्मेदारी दी थी। एल्टानिन ने जबड़ा भींचा और भारी चमड़े की कुर्सी पर बैठ गया। ये सब काम करे तो अच्छा रहेगा, उसने गुस्से से कहा। राइजल सोफे पर बैठा और बोला, ये तभी काम करेगा जब वो स्क्राइब प्राचीन डाक आकेना भाषा पढ़ना जानता हो। अगर नहीं तो तुम उसे वापस भेज सकते हो। अगर दोपहर तक कुछ ना मिला तो मैं उसे खुद निकाल दूंगा। एल्टानिन ने कुर्सी के हैंडल पर उंगलियां बजाईं। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही थी। मैं उसे एक किताब दूंगा। और तभी दरवाजा खुला। मेनकर अंदर आया। उसके पीछे कोई खड़ा था और तभी वो जानी पहचानी खुशबू हवा में तैर गई। मेनकर झुककर राजा को प्रणाम कर रहा था और उसके पीछे से एक लड़की झांकी। एल्टानिन का पूरा शरीर जैसे सख्त पड़ गया। उसने मेज के किनारों को कसकर पकड़ लिया। सांस रुक सी गई। वो खुशबू, वही। उसके भीतर सिहरन दौड़ गई। मेरी, वो लड़की जिसका वह 500 वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसका पूरा अस्तित्व उसी क्षण कांप उठा। अपनी, वो वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। सुरक्षित रखो, एल्टानिन ने उस छोटी बेहद खूबसूरत लड़की की ओर देखा। गुलाबी होंठ, नाजुक चेहरा और वही जादुई खुशबू। वो समझ गया, यही वो थी जो उससे बच निकली थी, जो हर ख्वाब में छाई थी, जिसने उसे पागल कर दिया था। उसकी फे, उसका वुल्फ। उसका शरीर ऐसे कंपन कर रहा था जैसे किसी ने गिटार की तारों को झनकार दिया हो। उसका दिल जंगली घोड़े की तरह तेजी से दौड़ने लगा। उसके अंदर का भेड़िया जाग उठा, गरजते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस पल वह सिर्फ एक ही बात चाहता था, उसे अपने नीचे दबाकर उसे अपना बनाना और उस पर अपनी छाप छोड़ना। जो भी पुरुष उसके सामने खड़े थे वे सब उसके अधिकार के लिए खतरा थे। वो उन्हें मार देना चाहता था। उसके अंदर का भेड़िया गुर्रा रहा था, पूरी दुनिया को जला देने के लिए तैयार, बस अपनी साथी तक पहुंचने के लिए। मीट, एल्टानिन को महसूस हुआ कि उसके दांत बाहर निकल रहे हैं और उसके मुंह में जहर भर गया है। उसकी छाती से एक गहरी गर्जना निकली क्योंकि उसका पूरा शरीर किसी चुंबक की तरह उसकी ओर खींच रहा था। उसके शरीर पर पसीना छलक आया और खुद को काबू में रखने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वो उस पर झपट न पड़े, उसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह न ले जाए जहां और कोई पुरुष न देख सके। मेनकर के साथ वह लड़की भी अंदर आई। उसने झुककर अभिवादन किया और सिर झुका लिया। वह छायाओं में खो जाना चाहती थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह अभी अभी अरानिया के सबसे शक्तिशाली वेयरवुल्फ के जीवन का केंद्र बन चुकी थी। एल्टानिन की प्रवृत्ति भड़क उठी। यही वह लड़की थी जो उसे सोते हुए छोड़ गई थी। अब जब उसके चेहरे पर नकाब नहीं था तो वह उसकी सुंदरता देखकर निशब्द रह गया। उसके हल्के सुनहरे लगभग सफेद बाल बंधे हुए थे जिससे उसकी पतली गर्दन नजर आ रही थी, वही जगह जहां वह अपने दांत गाड़ना चाहता था। उसकी नीली हरी आंखें उसकी आत्मा तक उतर गईं। उसकी नजरें उसके हाथों पर पड़े चोट के निशानों और माथे की कट पर पड़ी और उसके सीने में गुस्सा उबल पड़ा। जिसने ये सब किया था उसे वह चीर देना चाहता था, लेकिन वह उसे अपनी साथी के रूप में पहचान क्यों नहीं पाई? और उसने खुद भी कुछ रात पहले उसे ऐसा क्यों महसूस नहीं किया? क्या वह अभी अभी 18 की हुई थी? सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसका भेड़िया कहाँ था? एल्टानिन, राइजल ने पुकारा। एल्टानिन ने झटके से सिर उठाया। उसकी छाती से एक गहरी गरज निकली जैसे वह राइजल को भी खतरा मान रहा हो। उसकी आंखें चांदी सी चमकने लगी। क्या तुम ठीक हो? राइजल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एल्टानिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से उस लड़की की तरफ देखा।
जैसे ही उसने सिर उठाया, एल्टानिन की दुनिया ठहर सी गई, फिर घूमने लगी इतनी तेज कि उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों में देखते हुए वह खो गया। लड़की उसकी अधिकारपूर्ण नजरों से घबरा गई और मेनकर के पीछे छिप गई। उसके हाथ अपनी पोशाक को कसकर पकड़ चुके थे। एल्टानिन उसके दिल की धड़कन सुन सकता था, डर से तेज, बेकाबू। और वो डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अनजाने में अपनी ऑरा फैल दी थी, जिससे कमरे में सब लोग असहज हो गए थे। एल्टानिन ने टेबल से खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अंदर के जानवर को काबू में किया। वो किसी को यह नहीं दिखाना चाहता था कि वो लड़की उसकी साथी है। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया तो, खासकर मेनकर ने, वो ये जोखिम नहीं ले सकता था। हालांकि वह एक शक्तिशाली अल्फा था, लेकिन उस लड़की की मौजूदगी में उसका नियंत्रण डगमगा रहा था। कुछ नहीं, उसने खुरदुरी आवाज में राइजल से कहा। मैं ठीक हूँ। उसने अपनी ऑरा समेट ली। भारी सांस लेते हुए, कंधे तने हुए, उसने कहा, स्वागत है, मेनकर। उसके स्वर में नापसंदगी और तिरस्कार छिपा था। उसने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया और खुद अपनी जगह बैठ गया, लेकिन उसका हर हिस्सा अब भी उसी लड़की की ओर खिंचा हुआ था। मेनकर और राइजल बैठ गए, जबकि लड़की वहीं जमी रही, जैसे किसी ने उसे जादू से रोक दिया हो। वो उसे वहां से उठा लेना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेकर शांत करना चाहता था। वो इतनी नाजुक थी, मानो दरिंदों के बीच एक गुलाब की पंखुड़ी। एल्टानिन ने खुद को मेनकर पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर किया। क्या तुम्हें अपने आने का उद्देश्य पता है? उसने पूछा। मेनकर ने सिर हिलाया। हाँ महाराज। उसने पीछे खड़ी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वो स्क्राइब लाया हूँ जिसे प्रिंस राइजल ने बुलाया था। वो सेटस मॉनेस्ट्री में एक दासी के रूप में भी काम करती है। फिर उसने कहा, लेकिन आपको एक स्क्राइब की जरूरत क्यों है? एल्टानिन के जबड़े की नस फड़क उठी। जब मेनकर ने उसकी साथी को दासी कहा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। राइजल ने बीच में कहा, स्क्राइब की जरूरत एल्टानिन को नहीं, मुझे है। मेनकर ने पतली मुस्कान दी और कहा, अच्छा, तो क्या आप उसे ओरियन किंगडम ले जाएंगे? एल्टानिन की छाती से धीमी गरज निकली। ये सोचकर कि उसकी साथी उससे दूर जाएगी, उसके कंधे तंग गए। राइजल ने सिर हिलाया। नहीं, ये काम गोपनीय है और मेरे राज्य में नहीं किया जा सकता। वो यहाँ रहेगी जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता। और इसमें कितना समय लगेगा? मेनकर ने ठंडी आवाज में पूछा। कम से कम 1 महीना, राइजल ने कहा, फिर एल्टानिन की ओर देखा, जिसकी आंखों में चांदी की हल्की चमक थी। या शायद थोड़ा ज्यादा, उसने जोड़ा। मेनकर बोला, मैं उसे 5 महीनों के लिए छोड़ सकता हूँ, महाराज। उसके बाद उसे एक अनुष्ठान में शामिल होना है। तब तक आप अपना कार्य पूरा कर लीजिए। बिल्कुल, राइजल ने कहा और अपने हाथ जोड़े। फिर उसने लड़की की ओर देखा, जो डरी हुई हिरनी की तरह पीछे हट गई। एल्टानिन समझ गया कि मेनकर यहाँ सिर्फ स्क्राइब के कारण नहीं आया था। उसके अपने छिपे मकसद थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर अंदर आया, चाय और मिठाइयां रखी और सबको झुककर नमस्कार किया। लेकिन जब उसने स्क्राइब की ओर हल्की मुस्कुराहट से देखा, तो एल्टानिन को अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी ताकि वह उसका सिर न तोड़ दे। उसने मन ही मन तय किया कि बाद में उस नौकर को सबक सिखाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मेनकर चाय पी रहा था और एल्टानिन उस लड़की को देख रहा था। आकर्षण इतना तीव्र, इतना कच्चा था कि यह लगभग दर्दनाक था। तो यही थी वह, जिसे चांद देवी ने उसके लिए चुना था, इतनी नाजुक, इतनी मासूम। वो अपनी नजरें नीचे रखे थी, बस एक झलक मिठाइयों पर डालकर फिर कालीन की ओर देखने लगी। उसके पेट से धीमी आवाज आई और एल्टानिन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वह अपने भेड़िए का रूप लेकर जंगल में न भाग जाए और उसके लिए कुछ शिकार न लाए। कृपया, उसने बहुत मुश्किल से कहा, उसकी जबान जैसे भारी हो गई थी। उसकी पलकों ने झपकते हुए धीरे से कहा, कृपया बैठ जाओ।